हेलो दोस्तों, मैं ट्रेन मैनेजर मुरारी कुमार आरआरबी कोलकाता। दोस्तों, मैं पहले टेक्नीशियन था एसएनटी डिपार्टमेंट में आरआरबी बेंगलुरु में। वहाँ से मैं रिज़ाइन करके मैं आरआरबी कोलकाता में एनटीपीसी 2019 वाला में आया हूँ। मैं 2018 में जो एलपी टेक्नीशियन हुआ था उसी में मैं रेलवे ज्वाइन किया था। 3 साल नौकरी करने के बाद मैं इधर आया हूँ। तो आज मैं आप लोग से चर्चा करने वाला हूँ कि रेलवे में आप चले गए हैं, ज्वाइन किए हैं, बहुत लोग गए होंगे, जैसे कि एएलपी में गए होंगे, ग्रुप डी में गए हैं, लेवल 4, लेवल 5, वो अपना प्रिपरेशन अभी तक जारी रखे हैं। उनको हायर पोस्ट में जाना है। तो जिनको हायर पोस्ट पे जाना है उनके लिए, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि रिजाइन रेलवे को फिर से रिजाइन करके किसी हायर पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं और अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं और अपना पढ़ाई। लेकिन रेलवे में ज्वाइन करना जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन उसको रिजाइन करके जाना है। बहुत मेरा पर्सनल इतना स्ट्रगल है कि मैं 1 महीना पूरा हालत ख़राब हो गया था कि मैं कैसे रिजाइन करूं। आज मैं आप लोग को एक एक स्टेप मैं बताऊंगा कि मैंने क्या स्टेप फॉलो किया और मेरा आसानी से कैसे रिजाइनेशन एक्सेप्ट हो गया। अगर रिजाइनेशन एक्सेप्ट नहीं होता तो मुझे क्या लॉस होता। तो रिजाइनेशन 2 टाइप का होता है, एक टेक्निकल रिजिग्नेशन होता है, एक नॉन टेक्निकल रिजिग्नेशन होता है। टेक्निकल रिजिग्नेशन से फ़ायदा ये होता है कि आपका जो, जैसे कि मैं 3 साल वहाँ नौकरी किया हूँ, 3 साल के बाद मुझे जो पास का बेनिफिट मिलता वो बेनिफिट मुझे एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता। अगर नॉन टेक्निकल रिजिग्नेशन रहता तो फिर से वो मेरा 3 साल का वैल्यू ख़त्म हो। यही डिफरेंस है दोनों में। फर्स्ट डिफरेंस तो यही है। सेकंड डिफरेंस दोस्तों ये है कि आप वहाँ बहुत छुट्टी बचा कर रखें। मान लीजिए कि 3 साल में आप 30, 35, 40 या 60 छुट्टी बचाए हैं। एलएपी एचएलएपी भी आपका 60-65 बाकी है, तो वो छुट्टी मेरा जो लीव होता है यहाँ मुझे ऐड हो जाएगा। हम यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं टेक्निकल रिजिग्नेशन में, और नॉन टेक्निकल रिजिग्नेशन में वो छुट्टी का फ़ायदा हम यहाँ नहीं उठा सकते हैं। आपको फिर से नया सिरे से काउंट होगा छुट्टी। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो पहला जॉब में मुझे पीएफ नंबर मिला हुआ था, एनपीएस मिला, सेम एज इट इज़ उसी अकाउंट पर वहीं पीएफ नंबर पर मुझे यहाँ सैलरी मिलने लगेगा। सारा प्रोसेस यहीं पे होगा और कोई मुझे नया सिरे से नहीं करना पड़ेगा। मेन 3 डिफरेंस तो ये आप लोग को बता दें। बाकी आप लोग तो जो जॉब में हैं वो समझ ही रहे होंगे क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आप लोग को हम बताएं कि टेक्निकल रिजिग्नेशन लेने की क्या प्रोसेस है। टेक्निकल रिजिग्नेशन लेने की प्रोसेस ये है कि आप लोग को पहले एनओसी लेना पड़ेगा। जो भी एग्ज़ाम के लिए आप टेक्निकल रिजिग्नेशन लेना चाह रहे हैं, जिस जॉब के लिए, उसके लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा। तो उसको ले लीजिएगा, आपका डिपार्टमेंट आपको दे देगा। उसके बाद उसी के बेसिस पर आपको टेक्निकल रिजिग्नेशन मिलेगा। एनओसी आपको नहीं मिला है तो फिर आपको नॉन टेक्निकल रिजिग्नेशन लेना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन ये आता है कि एनओसी कब लेंगे। तो एनओसी लेने का 2 कंडीशन होता है। एक एनओसी तब अप्लाई किया, मान लीजिए कि आप अभी रेलवे में नया ज्वाइन किए हैं और पहले से आप फॉर्म भर रखे हैं, तो उस बेसिस पर आपको रेलवे बाध्य है कि आपको रिजिग्नेशन देगा। आप उसको तुरंत लेटर लिखिएगा कि सर हम ये फॉर्म भरे हैं, हमको इस फॉर्म के लिए, एग्ज़ाम के लिए एनओसी दिया जाए, तो उस समय दे देते हैं। फिर दूसरा होता है कि आप रेलवे ज्वाइन कर लिए हैं, उसके बाद दूसरा फॉर्म भरे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आप फॉर्म भरिए, उसी समय अपने इंचार्ज के थ्रू लेटर फॉरवर्ड कीजिए सीनियर डीपीओ ऑफिस को कि हाँ मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना है, डेट इतना है, और मैं इस फॉर्म के लिए एनओसी चाहता हूँ। जब आप लेटर अप्लाई कर दीजिएगा दोनों केस में, तो आपको एनओसी मिलेगा। एनओसी भी मिलने का शर्त ये है कि वो हायर पोस्ट का होगा, तो आसानी से एनओसी दे देते हैं। मेरा 5 साल का बॉन्ड भरा गया था। 5 साल का बॉन्ड में ये लिखा हुआ था कि अगर आप 5 साल के पहले रेलवे छोड़ के जा रहे हैं तो ट्रेनिंग फी प्लस में ट्रेनिंग पीरियड में जितना स्टेशनरी मिल रहा है उस सारे पैसा का ऐड करके 12% इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करना पड़ेगा। बॉन्ड में ही लिखा था। इस हिसाब से मेरा
ट्रेनिंग चला था कोरोना की वजह से, 1 साल का ट्रेनिंग 18 महीना चला। 18 महीना का टोटल मेरा पैसा हो गया था 4,72,000 समथिंग पैसा हुआ था, जो कि आप लोग को हम वीडियो में दिखाएंगे। सबसे बड़ा सुविधा रेलवे में ये है ना कि अगर आप रेलवे से रेलवे जा रहे हैं, चाहे ऐसे भी सुना गया है कि रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जॉब में जा रहे हैं तो जो बॉन्ड का पैसा होता है ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि मेरा 4,72,000 रुपया था, मुझे 1 पैसा देना नहीं पड़ा रेलवे को आरआरबी बेंगलोर में। मेरा 4,72,000 का जितना भी बॉन्ड था सारा एक मेरे रिजिग्नेशन लेटर पर लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है इनके ऊपर 4,72,000 का बॉन्ड है और ये 2 साल में बॉन्ड एक्सपायर होगा। अगर इस बीच में छोड़ के जा रहे हैं तो आरआरबी कोलकाता से निवेदन है कि ये बॉन्ड के पैसा इनसे ले लिया जाए। यही लिखा है, यही लिख के मेरे रिजिग्नेशन लेटर पर अब भेज दिया गया। उसी लेटर के बेसिस पर मेरा यहाँ ज्वाइनिंग हो गया और मुझे कुछ प्रॉब्लम ना है, मुझे ना 1 पैसा देना पड़ा ना कुछ प्रॉब्लम। बात ये है कि आखिर रिजिग्नेशन लेंगे कैसे, क्या इतना ईजी है रिजिग्नेशन लेना? तो जी नहीं, इतना ईजी नहीं है। आपको एनओसी लेना पड़ेगा। उस एनओसी के बेसिस पर जब आपका पैनल आ जाता है, कोई भी पैनल आपका आ जाता है तो उस एनओसी के बेसिस पर आप एप्लीकेशन रिजिग्नेशन के लिए डालेंगे कि और उसमें अटैच करेंगे, लेटर लिखेंगे टू द डीपीओ, सीनियर डीपीओ, और उस लेटर को 3 कॉपी बनाइए। 3 कॉपी जाता है, एक आपके पास रहेगा, एक आपके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे कि मेरा एसएनटी था तो एसएनटी का था, एक सीनियर डीपीओ ऑफिस के लिए था। तो उस लेटर में सबसे पहले आपका लेटर रहेगा, उसके बाद आपका पैनल लिस्ट रहेगा जिसमें आपका रोल नंबर है और उस रोल नंबर का प्रूफ करने के लिए आपको एडमिट कार्ड रहेगा उसके जस्ट नीचे कि हाँ ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये मेरा रोल नंबर है। एडमिट कार्ड और रोल नंबर के पास हम लोग एनओसी डालेंगे कि हाँ इस एग्ज़ाम के लिए हम एनओसी ले रखे थे और उस बेसिस पर मुझे रिजिग्नेशन लेटर चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट का 3 कॉपी आप लोग बनाएंगे। एक कॉपी आप सीनियर डीपीओ ऑफिस में दे देंगे, एक कॉपी आपके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग में आप लोग दे देंगे, और दोनों डिपार्टमेंट से एक कॉपी बनाएंगे, दोनों डिपार्टमेंट से एक रिसीविंग ले लेंगे। रिजिग्नेशन लेटर दिए हैं तो इसका प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो रेलवे में बिना लिखित प्रूफ के लिए कुछ नहीं चलता है। इसलिए आप लोग प्रूफ ले लीजिएगा कि रिसीविंग ले लीजिए कि हाँ सर इस पर आप सिग्नेचर करके मुहर दे दीजिए। तो वो एक आपके लेटर पर दोनों पर आपके डिपार्टमेंट और सीनियर डिपार्टमेंट डीपीओ के वाले दोनों लोग सिग्नेचर करके मुहर मार देंगे। क्योंकि क्लर्क लोग के ऊपर बहुत बर्डन होता है, सीनियर डीपीओ ऑफिस के क्लर्क लोग बहुत सारा काम रहता है, तो ये नहीं है कि आप रिजिग्नेशन दिए 4-5 दिन में आपका रिजिग्नेशन हो, ऐसा नहीं होता है। उस रिजिग्नेशन लेटर को फिर जोनल ऑफिस में भेजा जाता है, वहाँ से अप्रूव होने के बाद फिर विजिलेंस के बाद आता है। विजिलेंस क्लियरेंस में बहुत टाइम लग जाता है। विजिलेंस वाले क्या चेक करते हैं कि आपके ऊपर कोई करप्शन चार्ज तो नहीं है, आपके ऊपर कोई पेनाल्टी तो नहीं है, आप कोई गलत काम तो रेलवे के साथ नहीं किए हैं, आपके ऊपर कुछ पाबंदी तो नहीं है, कोई पेनाल्टी जो भी हो सब कुछ क्लियर करके विजिलेंस वाले चेक करेंगे। उसके बाद वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे सीनियर डीपीओ ऑफिस को। विजिलेंस क्लियरेंस आ जाएगा सीनियर डीपीओ ऑफिस तो फिर सीनियर डीपीओ ऑफिस वाले उस लेटर को आपके डिपार्टमेंट में, जैसे कि मेरा एसएनटी था तो मेरे सीनियर डीएसटी को भेजे थे, तो सीनियर के पास भी बहुत सारा काम होता है, उनको सेक्शन में जाना है, उनको ये इंस्पेक्शन है, उधर जाना है, मीटिंग है, फलाना डीआरएम का मीटिंग है, कोई अफसर आ गया है तो उनको अटेंड करना है, कहीं फेलियर हो गया है तो वो बहुत बिजी रहते हैं। तो एक दिन भी नहीं होता है, कम से कम 4-5 दिन वहाँ लग जाता है। मोटा मोटी समझिए कि पूरा रिजिग्नेशन कंप्लीट करने में कम से कम आपको 1 महीना से 40-45 दिन लग जाता है। मेरा जो ऐसे हुआ था। अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा फिर हम रिजिग्नेशन लेटर अप्लाई करेंगे, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आजकल ज्वाइनिंग लेटर आता है और तुरंत बोलता है कि 1 महीना के अंदर में तुम ज्वाइन करो। ये तो 1 महीना में आप बाकी सारा डॉक्यूमेंट बनाइएगा कि अपना रिजिग्नेशन करवाइएगा, तो आप लोग सोच लीजिएगा क्या करना है। बहुत लोग क्या है कि ग्रुप डी में हैं, जैसे साउथ में हैं, चेन्नई में हैं, और बिहार के हैं, यूपी के हैं, बंगाल के हैं, तो इधर आना चाह रहे हैं, तो उनका ग्रुप डी में ही नौकरी है सेम पोस्ट पर, तो क्या उनको रिजिग्नेशन मिलेगा कि नहीं? तो जी हाँ, उनको भी मिलेगा। मान लीजिए रेलवे टू रेलवे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप जा रहे हैं तो आपका तो बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि मेरे एक दोस्त थे, उनको बिहार एसएससी में 10+2 वाला पे हो गया था, तो वो रेलवे से रिक्वेस्ट किए बॉन्ड ट्रांसफ़र करने के लिए, तो बॉन्ड तो ट्रांसफ़र हो गया, रेलवे अपना भेज दिया डॉक्यूमेंट, लेकिन वो बॉन्ड को बिहार गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं की।
तो उस बेचारे को क्या हुआ कि उनको रेलवे छोड़ना था और बिहार गवर्नमेंट का जॉब ज्वाइन करना था, तो वो अपना पूरा बॉन्ड का पैसा फिल किए। उस केस में आपको फिल करना, अगर आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और वो डिपार्टमेंट वो बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, यानी कि रिजिग्नेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो उस केस में अगर आपको रेलवे छोड़ना है तो बॉन्ड फिल करना है, अदरवाइज आपको उस दूसरे डिपार्टमेंट से उस बॉन्ड को एक्सेप्ट करवाता है। रेलवे टू रेलवे आसानी से, बहुत आसानी से हो जाता है, कोई इशू ही नहीं होता है, लेकिन अदर डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए देख लीजिएगा आप लोग।